वोट की ताकत है आपके चिराग का जीतना। जैसे जैसे बिहार विधानसभा के चुनाव का दिन नज़दीक आते जा रहा है, वैसे वैसे बिहार की पॉलिटिक्स और गर्मा रही है। बिहार के पॉलिटिक्स एक नया अंजाम लिख रही है, एक नया इतिहास लिखने के लिए तैयार बैठी है। इस बार इस चुनावी जंग में तीन उम्मीदवार हैं और आपस में भिड़ने के लिए तैयार हैं। अब उधर किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, अब आने वाला समय का बचा है इंतज़ार। मात्र एक साल के अंदर सब कुछ बदलने वाला है, बिहार का रुख बदलने वाला है। और जिस तरह से तैयारियां चली है, जिस तरह से मीटिंगबाज चल रही है, जिस तरह से कूटनीतियां चल रही है, जिस तरह से आपस में द्वंद्व, चुनाव, मतभेद, लड़ाइयाँ, हर तरह से पॉलिटिक्स गरमा गई है। और उसमें हाल ही में पटना के बेली रोड पर एक पोस्टर से लगा है कि बोल रहा है बिहार, नेतृत्व करे चिराग। इसको लेकर के और बड़ी तानाशाही माहौल बन गया और सारा चुनावी गरमा गया है। अभी तो कैंडिडेट लालू यादव के तरफ से था, आरजेडी के तरफ से, और दूसरा एनडीए के तरफ से नीतीश, और अभी चिराग पासवान। ऐसे मिल करके तीन कैंडिडेट की भूमिका अहम रह रही है, खास करके चिराग पासवान, तेजस्वी और एक रहे नीतीश, हमारे जो कितने सालों से चल रहे हैं। अभी तक उन्होंने 9वीं बार तक सीएम कैंडिडेट का पद संभाल चुके हैं और पता नहीं 10वीं बार अब आएगी कि नहीं आएगी, इसके लेकर के बड़ी सारी अटकलें चल रही है। लेकिन इन सारे राजनीतिक माहौलों को समझने की कोशिश करें कि अभी बोलबाला किसका चल रहा है। जिस तरह से अभी पोस्टर्स लगाया जा रहा है, जिस तरह से बेली रोड में वो पोस्टर बन रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये सुगबुगाहट है कि शायद चिराग पासवान का चेहरा हम देख पाएँ अगले सीएम कैंडिडेट के रूप में। और लोगों के मन में धीरे धीरे रुझान बढ़ता जा रहा है कि एक युवा नेता है और जिस तरह से नेतृत्व को संभाल रहे हैं, जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से बीजेपी का साथ मिल रहा है, क्या लगता है आने वाला टाइम में 2025 अब ज़्यादा दिन दूर नहीं है, क्या वो पद संभाल पाएंगे? क्या वो काबिल हैं कि और कोई पद ले पाएगा? और क्या लगता है कि नीतीश कुमार वो अपना सीट दे देंगे, या लगता है कि नीतीश कुमार हट जाएंगे और कहेंगे कि आइए आपका स्वागत है? ऐसा कह पाएंगे? ये आसान नहीं है, क्योंकि हम लोग जिस तरह से नीतीश कुमार को जानते हैं, किस तरह से सरकारें बदलती रही है और जिस तरह से कई बार चेंज होते रही, कभी इस पार्टी से कभी उस पार्टी, कभी उस पार्टी से कभी इस पार्टी, और वो भी एक पद के लिए, वो है सीएम का पद। और सीएम का पद जाने दें, यह कतई संभव नहीं होगा। और दूसरी तरफ आरजेडी के कहते हैं राजनीतिक माहौल के हीरो तेजस्वी जिस तरह से जाने जाते हैं और जिस तरह से उन्होंने काम किए हैं और जिस तरह से अपनी पहचान बना रहे हैं, वो भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि ऑलरेडी डिप्टी सीएम के पद पर रह चुके हैं। ऐसे तमाम खबरें के बीच बहुत ज़्यादा सनसनी मच रहा है। और उसी बीच में एक और आते हैं सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी भी अभी डिप्टी सीएम है, बीजेपी के तरफ है, लेकिन वो भी हमारे नीतीश सरकार की तरह पार्टी को बदलते रहते हैं, पता ही नहीं चलता है। कहा जाता है कि बिहार के पॉलिटिक्स में अगर कोई सकनी मामा है तो वो है सम्राट चौधरी की भूमिका रहती है। सम्राट चौधरी को भी समझना बहुत मुश्किल है। अगर रामायण आप सुने होंगे, रामायण महाभारत ये सब सारे चीज़ें सुनते होंगे, तो मंत्रा और सकनी का नाम अवश्य आता है। और उसमें जिस तरह का उनका रोल है सम्राट चौधरी पे, वैसा ही रोल फिट बैठता है। हम आने वाले एपिसोड में बहुत जल्दी सम्राट चौधरी पे वीडियोस बनाने वाले हैं, जो काफ़ी डिटेल में होगा कि उनकी शुरुआत कैसे हुई थी और किस तरह से वो पार्टी बदलते बदलते अभी डिप्टी सीएम का पद संभाल रहे हैं बीजेपी की तरफ से। वो पगड़ी धारण करते हैं, जैसे सम्राट चौधरी वाला जो पगड़ी होता है, लेकिन एक समय था वो मुरेठा धारण करने से पहले वो सब लोगों को यही कहते थे कि जब ये पगड़ी उसी दिन खुलेगी जब मैं नीतीश को आपको जिस दिन मुख्यमंत्री पद से सीएम के पद से उतार उसी दिन ये पगड़ी खुलेगा दूंगा। आज सीएम के साथ डिप्टी सीएम के पद संभाल रहे हैं, तो राजनीतिक माहौल में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कब किसकी क्या हो सकती है, कब कौन पलटी मार सकता है, कब कौन जीत सकता है, कब कौन हार सकता है। उसमें एक चिराग का खिलना, एक चिराग की मुस्कान, कई लोगों की अपेक्षाओं के बावजूद चेहरे आ रहे हैं, चेहरे चमक रहे हैं, चेहरे खिल रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने बिहार में कई तरह की चीज़ें देखी है, कई तरह के बदलाव देखने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लग रहा है कि बिहार में कुछ चेंजेस हो जाए, बिहार में कुछ बदलाव हो रहा है। ये सारी उम्मीद लगी है, क्योंकि बिहार में बहुत
सालों से, कई दशकों से बिहार में ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है। और लोग कई उम्मीदें रख रहे हैं बिहार में चेंजिंग के लिए। बिहार में कई टैलेंट्स की कमी नहीं है, बिहार में लोगों को मेहनत की कमी नहीं है, बिहार में हर चीज़ है, लेकिन विकास का नाम ही नहीं है। केवल नाम ही विकास रह गया है, काम में विकास नहीं दिखता है। ऐसा हो गया है बिहार का धरती का ये मंजर। आज देखिए मिथिलांचल में उधर बाढ़ पीड़ित से कितना प्रभावित हो रहा है। क्या बाढ़ की समस्या को कम कर रही है सरकार पिछले कई दशकों में? क्या शिक्षा को लेकर के अभी कितना सारा के पाठक ने काम किया और अभी उन्हीं पर उंगली उठ रही है? क्या कर रही है सरकार? क्या होने वाला है? कभी बेंच की चोरी हो रही है, कभी डेस्क की चोरी हो रही है, कभी स्कूल में कुछ चोरी हो जा रहा है, पता ही नहीं चलता कि स्कूल है कि नाम से चल रहा है कि क्या कोई पहचान है। कई सारी तमाम मुद्दे अभी चल रही है। उसी में ये सब सारी घटनाएं आपस में एक दूसरे को कंट्रोवर्सी कर रही है। अब चेहरा तो आ रहा है चिराग पासवान, लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद रख रहे हैं कि एक नया चेहरा है। और दूसरी बड़ी बात है कि जिस तरह से वो कर्मठ है, जिस तरह से वो शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और जिस तरह से वो नारा लगाते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का भाई बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नारा लगाते हैं कि हम इस सब जातिवाद से ऊपर उठना है, हमें बिहारी को बढ़ाना है, ना कि देखना है कि बिहार फर्स्ट लाना है उसके बाद बिहारी लाना है। बिहारी की बातें करते हैं और कहते हैं कि मैं पासवान नहीं हूँ, मैं एक बिहारी हूँ। तो एक अच्छी शुरुआत है, एक अच्छी पहल है। और जातिवाद के खिलाफ है, ये नहीं कहते हैं कि मैं पासवान हूँ, मैं यादव हूँ, मैं उस पक्ष में हूँ, मैं इस पक्ष में हूँ। मैं बिहारी हूँ और बिहार के लिए आया हूँ और बिहार को काम कर रहा हूँ और बिहार के लिए एक बहुत बड़ी शुरुआत है। इसीलिए शायद पोस्टर्स और बैनर के माध्यम से लोगों ने प्यार जताना शुरू कर दिया है कि चिराग पासवान आने वाले समय में भावी सीएम का कैंडिडेट है। क्या लगता है? मैंने शुरू में क्वेश्चन पूछा था, क्या लगता है अभी वो सीएम के लिए सही रूप से तैयार है? क्या उनके सामने वो चुनौतियां नहीं है? हाजीपुर को जिस तरह से जीता है, मैं मानता हूँ कि हाजीपुर आज से नहीं है, कई सालों से उन्हीं का दिया हुआ था, उनके पिता का दिया हुआ वो सौगात है। रामविलास पासवान का वो प्रसाद है। और रामविलास पासवान जिस तरह से हाजीपुर को संभाले हुए, जिस तरह से संभाले हुए थे, उसके बाद उन्होंने ही अपने भाई पशुपतिनाथ को भी जगह दिया था। और दोनों में जब वो रामविलास पासवान चले गए थे, इस दुनिया में नहीं रहे, तो पशुपतिनाथ ने उस चीज़ों को संभाला, हाजीपुर को संभाला, कॉन्स्टिट्यूशन को संभाला। और उसके बाद चिराग का एंट्री लेना और जीतना एक बड़ी शुरुआत है। लेकिन यह जीत की शुरुआत से ये नहीं समझना चाहिए कि हमने सब कुछ जीत लिया है। ये जीत हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, एक कहीं ना कहीं सिंपैथी की बात हो सकती है कि पिता की मृत्यु के बाद कहीं ना कहीं इसके बेटे में वो दमखम दिख रहा है, वो तैयारी दिख रही है। और जिस तरह से उसके चाचा ने उनसे अलग कर दिया, हर तरह से समाजवादी कतन पार्टी से अलग कर दिया, लोजपी को अलग तरह से तलक थलक कर दिया और अकेले चौराहे पर छोड़ दिया। लेकिन जिस तरह से वो नारा लगाते हैं, एकला चलो रे, मीन्स अकेला चलो सिंहासन पकड़ो। अकेले चलने वाले कभी डरते नहीं और जो डरते हैं वो काम करते नहीं। तो जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, तो शायद उसी की वजह से उन्होंने पहचान बनाया और 5 सीटों पर 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीत हासिल किया है। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें कहीं ना कहीं पिताजी की तरफ से वो सौगात मिला है, पिताजी का प्यार मिला है, रामविलास पासवान का प्यार मिला है। लेकिन वो प्यार कब तक चलेगा? वो पारिवारिक प्यार और आपके पिता के दिया हुआ सौगात बेटे कब तक निभाएंगे? क्या लगता है कि मुकेश अंबानी जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो आने वाला उनके बेटे भी उसी तरह से साम्राज्य को बना पाएंगे? क्या धीरू भाई अंबानी ने जितना साम्राज्य बनाया था, अनिल और मुकेश अंबानी ने क्या उतना ही किया? उससे बड़ा भी कर दिया और घटा भी देते हैं। ऐसी सारी प्रक्रियाएँ होती रहती है, ऐसी सारी चीज़ें, ये सब तमाम धरती पे ये सब गाथाएँ हैं और गाथाएँ चलती रहेगी और कहानियाँ बनते रहेगी। एक कहानी हम लोग बचपन से सुने आते थे, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गई, ख़त्म कहानी। तो ये सब सारी चीज़ें, फिर से एक राजा आएगा, फिर से एक रानी आएगी, फिर से एक कहानी बनेगा। ये सब तमाम कहानियों में क्या चिराग पासवान उतर पाएंगे? क्या अभी उनके लिए हाजीपुर को जिस तरह से जीते हैं, तो हाजीपुर के लिए चुनौतियां कम है? हाजीपुर में क्या क्या चीज़ें सौगात लाने की ज़रूरत है, उन्हें काम करने की ज़रूरत है। और पूर्णिया में ये 2 कॉन्स्टिट्यूशन उनके हाथ में है, कम से कम 2 जगह पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। शिक्षा हो, बाढ़ के लेकर के, बाढ़ पीड़ितों के लेकर के, और बिहार में बहुत सारे किसान भाइयों के लिए काम करने की ज़रूरत है। आज हाजीपुर का मौका मिला था, तो उन्हें वो लोगों से कनेक्ट होना है, लोगों के बीच जाना है और हाजीपुर के जनता को दिल में बसना है। और कहते हैं मुझे प्यार चाहिए, ना कि वोट चाहिए। अगर प्यार मिलेगा तो वोट में ही जाता है। ऐसा उनका ही संवाद है और ऐसा ही विचारधारा है।
तो प्यार बनाने के लिए हमें लोगों में आना पड़ता है, लोगों से बात करना पड़ता है और लोगों के बीच बैठना उठना पड़ता है। अकेले मंच पर बोल देने से प्यार केवल नहीं मिलता है, इसलिए लोगों के पास आना पड़ेगा। क्योंकि अब टाइम कम हो गया है, अब समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है, तो बिना कुछ रोके सोचे समझे काम पे उतरना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, कई वादे करने पड़ेंगे, उस वादों में काम करना पड़ेगा। हाजीपुर अभी बड़ी बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है। हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, ये सब का एरिया है, सब बड़ी चीज़ें हैं। अभी प्रोसेसिंग यूनिट की बातें करते हैं, वहाँ पर विकास की बातें कही जानी चाहिए। जिस तरह से केला, लीची, ये सब की सारी चीज़ें हम लोग डायरेक्ट सेल कर देते हैं, क्यों ना वहाँ प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाए, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलने लगे। जिस तरह से वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, काम मिलेगा, तो फिर सारा परिवार चिराग का ही तो हो जाएगा। तो फिर किस लिए देरी, वो किस बात की देरी, अभी से ही वो काम शुरू कर दे, प्रोसेसिंग यूनिट बैठाना शुरू कर दे, इस तरह से काम करें। और लोग जिस तरह से जो काम नहीं कर रहे उसको भी प्रमोट करें, उसको प्रमोट करें और बताएं कि किस तरह से काम करना है। और उनके जितने भी 5 MLA हैं, पूरी तरह से 5-50 पे भारी पड़ने की ज़रूरत है। आपने एक 300 मूवी देखा होगा, 300 मूवी में पठान वही कहता है कि एक आदमी 300 का अगर बराबर हो तो 300 आदमी कितने के बराबर हो सकता है। अगर इस तरह से हम लोग लड़ाई लड़े तो कोई भी लड़ाई मुश्किल नहीं है। तो अगर उन्हें लगता है कि आने वाला समय में ये कुर्सी मेरी है और ये कुर्सी का जिम्मेदारी मुझे देने वाले हैं जनता, तो 50 पे भारी पड़ना चाहिए। और 50 तो चाहिए नहीं, 40 ही चाहिए। कितना आसान काम है, आसान आसान आसान, इतना आसान है। और आपको मुख्यमंत्री बनने के लिए भी 40 नहीं चाहिए, 60% वोट ही तो चाहिए। बस इतना ही तो काम करना है। और इतने काम करने के लिए 5 उम्मीदवार को हर जगह बंटना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा, लोगों के बीच मिलना पड़ेगा। चाहे वो 38-39 जितने भी ज़िले हैं, हर जगह उन्हें विचरण करना होगा, हर तरह से लोगों से मिलना होगा, हर तरह के लोगों के दिल की भावना को जानना पड़ेगा। और जिस क्षेत्र से जीते हैं उसमें तो बहुत सारे काम करने होंगे, क्योंकि वहाँ के जनता का, लोगों का विश्वास है। जिस जगह से आप रहते हैं, जिस जगह से आप पढ़ते हैं, जिस जगह लोगों ने आपको प्यार दिया है, उसकी अगर विकास ना करके जिस जगह से आप नहीं जीते वहाँ पहले विकास कर, ये सब सारी चीज़ें अटकलें हैं। बट हमें वहाँ भी काम करना है और वहाँ भी काम करना है, और भी पूर्णिया की बात करना है। और जिस तरह से सरकार हमें सपोर्ट कर रही है, यानी बीजेपी सरकार सपोर्ट कर रही है, बजट के माध्यम से इतनी सारी पैसे की बारिश की है। कहते हैं कि बिहार में मानसून आ गया है, तो इस मानसून का, बजट का सही इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। और यही समय है बजट का एलोकेशन करना, रोड हो, कनेक्टिविटी हो, किसान भाइयों के लिए हो, ऐसे तमाम प्रोसेसिंग यूनिट की बात हो। इस तरह से अगर बहुत तेज़ी से अगर काम शुरुआत कर दे, लोगों के बीच वो दिखने लगे और मिलने लगे, तो मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं, हम आने वाले समय में उनको एक उभरता हुआ CM कैंडिडेट देख पाएंगे। बट जिस तरह से वो बातें करते हैं, जिस तरह से उनका अंदाज है, वो कहते हैं मुझे अभी कोई पद की लालसा नहीं है, मैं बस बिहारी का रहना चाहता हूँ। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसे पद नहीं चाहिए, केवल कहने की बात होती है। पद तो चाहिए, अब कब चाहिए, क्या चाहिए, वो कैलकुलेशंस उनके भी दिमाग में चल रहा होगा और कैलकुलेशंस आम जनता के भी दिमाग में चलती है। तो हम उस कैलकुलेशन को फिट बैठाने की कोशिश करते हैं और कैलकुलेशन पे हम काम करने की कोशिश करते हैं। अगर कैलकुलेशन सही बैठता है तो हमें काम करना चाहिए। अगर लगता है कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक डर सा है कि अगर नीतीश के साथ बगावत कर ले, तो कुर्सी के लिए अगर बगावत अगर एक तरफा खड़ा हो जाए तो शायद मुश्किलें आ सकती है। शायद अभी 5 सीट हैं, अभी बहुत सारे सीट लाने हैं। अगर मैं उनसे बगावत कर लूँ और CM का चेहरा के रूप में अगर दिखाना शुरू कर दूँ तो शायद नीतीश बदल जाए। बहुत सारी चीज़ें होंगी, पॉलिटिक्स है, ऐसे सारी चीज़ें मैंने बताया था कि जिस तरह से सम्राट चौधरी कैसे मिल गए, एक समय RJD के मुख्य सचिव रहा करते थे, मंत्री के पद पर रहा करते थे, जिस तरह से वो बदल गए हैं, आप डिप्टी CM हैं। तो ये सब सारी चीज़ें तमाम अटकलें हैं। तो अटकलें को दूर करने के लिए हमें रोड पे आना पड़ेगा, हमें लोगों से मिलना पड़ेगा, हमें लोगों के दिल से कनेक्ट होना पड़ेगा। और यही शुरुआत अभी कर देना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरह का उनकी सोच है, जिस तरह की उनकी राजनीतिक है, जिस तरह के उनके पॉलिटिक्स विचार है, मुझे लगता है कि ऑलरेडी वो ग्राउंड पे आ चुके होंगे, लोगों से कनेक्ट करना शुरू कर दिए। अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं, देखते हैं। बहरहाल आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा कि क्या वो ऐसे राजनीतिक पॉलिटिक्स में उभर पाते हैं, क्या वो ऐसी
ताकि उस विचारों को ढकेल कर एक नया विचारधारा ला सकते हैं और विचारधारा से बिहार को एक नया विचारधारा बना सकते हैं, एक नया राज्य का निर्माण कर सकते हैं और बिहार को एक हंसता खेलता परिवार के रूप में जोड़ सकते हैं जो एक भारत का हिस्सा रहे और लोग कहें कि बिहार में रहने लायक अब वो जगह हो गई है, अब मुझे बिहार में रहना है, अब मुझे बिहार में कुछ करना है और हर चीज़ें की शुरुआत हो गई है। और ऐसी शुरुआत की उम्मीद है। देखते हैं कि कौन नेता कितने भारी पड़ते हैं। आप लोगों का कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए शुक्रिया।